हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन स्टॉक। तो ये आप लोगों का फ्रेंड यूपीआई विनर जेई मैकेनिकल का मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 3 है। मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 100 सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे आपका मैं क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 150 सॉल्व करवाऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट नंबर 2 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, कल मैं आपका पार्ट नंबर 4 अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने इन पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार जाके देख लीजिएगा। 2x स्पीड पे ही आप लोग जाके एक बार सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, या 1.5x पे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ऐसा ना हो कि इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है। तो आपको इन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेन ऑफसेट्स आर जनरली यूज्ड फॉर। तो स्ट्रेन ऑफसेट्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? फॉर मेजरमेंट ऑफ लोड, फॉर मेजरमेंट ऑफ शियर स्ट्रेन, फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिलियंस। तो फ्रेंड्स हम स्ट्रेन ऑफसेट्स का इस्तेमाल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय ए लोड इज डबल्ड, ठीक है, देन इट्स यंग मॉडुलस। मतलब जो हम वायर की रेडियस है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं लोड के द्वारा, उसको हम डबल हो जाती है, तो उसका यंग मॉडुलस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? विल बी डबल्ड, विल बी हाफ, बिकम्स 4 टाइम्स, या रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो फ्रेंड्स जो आपका यंग मॉडुलस है, इसको हम वाई एम लिख सकते हैं। जो आपका यंग मॉडुलस है वो आपका एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। वो आपका एक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए अगर हम किसी भी में चेंज करते हैं तो हमारे यंग मॉडुलस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा कि रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपर हीटेड वेपर्स बिहेव। जो हमारे सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? एग्जैक्टली एज ए गैस, एज ए स्टीम, एज ए ऑर्डिनरी वेपर, या अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस। तो फ्रेंड जो आपके सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही रहेगा। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड मैंने आपको कई बार इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब तक ये सभी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। तो बोलता है इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, या डेंसिटी। तो फ्रेंड इसमें आपकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपकी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी मास पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रेंड जो होती है वो आपकी मास पे डिपेंड करती है। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा वो मास पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉल्यूम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है देयर इज नो स्टीम इन। मतलब किसमें स्टीम नहीं होती है? ला माउंट बॉयलर में, डॉपलर बॉयलर में, बेंसन बॉयलर में, या विलॉक्स बॉयलर में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे आपको वायर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर याद रखना है। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा। अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, यूपीआई विजन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाएंगे बहुत सारे आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो क्या बोलता है देयर इज नो स्टीम। मतलब ऐसे कौन सा बॉयलर है जिसमें स्टीम नहीं यूज होती है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर में हम स्टीम का यूज नहीं करते। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है फायर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज इन विच। मतलब फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा होता है जहाँ पे फ्लू गैस पास थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट, वाटर पास थ्रू ट्यूब्स एंड फ्लू गैस अराउंड इट, वो सर्कुलेशन टेक प्लेस, दैट ट्यूब्स आर लेड वर्टिकली। फायर ट्यूब वाला वो वाले होते हैं जहाँ पे आपकी और फ्लू गैस पास करती हैं ट्यूब्स के अंदर से और उनके चारों तरफ वाटर का फ्लो होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेफ्रिजरेंट यूज इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में हम कमर्शियली आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं? एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या फ्रीऑन 12। तो फ्रेंड हम रेफ्रिजरेंट प्लांट में रेफ्रिजरेंट मतलब कमर्शियल आइस प्लांट्स में हम जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है अमोनिया। ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा, अमोनिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन दैट कैन शाफ्ट टू द एट। ठीक है।
तो 4 स्ट्रोक साइकिल में जो एसआई इंजन होता है उसका क्रैंक शाफ्ट रन करता है सेम स्पीड पे क्रैंक शाफ्ट की, हाफ द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट, ट्वाइस द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट या एनी स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रैंक शाफ्ट स्पीड। तो आप लोग याद रखिएगा 4 स्ट्रोक इंजन में जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड के हाफ पे रन करता है, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा, हाफ द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट। पढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर ए कंप्रेशन रेशियो 5.5 विल बी। यहाँ पे आपसे थर्मल इफिशियंसी की बात कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो की, और आपको क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो आरसी आपको दिया हुआ है कितना, 5.5। इसका जब सॉल्व करेंगे इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1 अपॉन आर सी की पावर गामा -1, ठीक है। यहाँ 1 - 1 अपॉन आर सी कितना दिया हुआ है आपको, आर सी दिया हुआ है 5.5, ठीक है। गामा कितना दिया हुआ है 1.4 - 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा 50%, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन है, फिर ऑटो साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर साइकिल। तो आप सभी याद रखिएगा ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रेजिंग, इसमें से ब्रेजिंग के लिए क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इट कॉजेज द मेटलर्जिकल डैमेज, क्या इसमें से ब्रेजिंग करने से कोई मेटलर्जिकल डैमेज होता है। ऑप्शन बी, गैप बिटवीन द पेरेंट मटेरियल फिल्ड बाय फिलर मटेरियल, जो हमारा पेरेंट मटेरियल के बीच का गैप होता है उसको हम फिलर मटेरियल की हेल्प से फिल करते हैं। सी, गैप बिटवीन द पेरेंट मटेरियल इज फिल्ड बाय कैपिलरी एक्शन, जो आपका पेरेंट मटेरियल के बीच में जो गैप रहता है उसको हम कैपिलरी एक्शन की हेल्प से फिल करते हैं। या फिलर मटेरियल मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट सही होना चाहिए, मतलब लो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों जो है ब्रीजिंग केस में सही है, बट ऑप्शन नंबर ए जो है मेटलर्जिकल डैमेज तो नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड मेटल इंक्रीजेज, जब हमारा सॉलिड मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब क्या बोल रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड मेटल, जब हमारा सॉलिड मेटल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिक्रीज, बट क्या मेटल की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी और डक्टिलिटी इंक्रीज करेगी। बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, या स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इंक्रीज बट डक्टिलिटी डिक्रीज, यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी लेकिन डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी। फ्रेंड जब हम सॉइल मेटल को हीट उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उस समय आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज करती है, बट उसकी डक्टिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेज बट डक्टिलिटी इंक्रीज। जिसको नहीं पता है कि डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिबिलिटी क्या होती है, प्लीज पार्ट 1 देखिएगा, मैंने प्रॉपरली आपको वहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इज कंडक्टेड टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब इसमें से हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं किसी मटेरियल उससे हम कौन सी प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस जो करते हैं उसकी हेल्प से हम अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, इसमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेमर, हैंड पंप, ओल्डहम कपलिंग या स्कॉच। तो फ्रेंड्स आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन सभी को आपको इन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हैंड पंप। हैंड पंप जो है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है रबलस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिज्म विच, मतलब रबलर क्राइटेरिया किस कहाँ पे लगता है, किस मैकेनिज्म पे लगता है, जहाँ पे फॉर मैकेनिज्म विद 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड्स अगर हम डबलस क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ बैक वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है 3l - 1 - 2j - h, ठीक है। यहाँ पे l जो है आपका नंबर ऑफ लिंक होता है और h जो है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ हायर पेयर्स होता है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है,
ग्रबलर कैट इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिज्म विद, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे जगह हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, 3L-1 - 2J, जहाँ पे हाई पे जो 0 होता है, 3L-2J इक्वल टू 4। इसी को हम इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ग्रबलस क्राइटेरिया, ग्रबलस क्राइटेरिया। ठीक है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तब हमको ग्रबलस क्राइटेरिया की इक्वेशन अचीव होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है प्लेनर मैकेनिज्म है 10 लिंक्स एंड 12 रोटरी जॉइंट, मतलब एक प्लेनर मैकेनिज्म है जहाँ पे 10 लिंक है और 12 रोटरी जॉइंट, मतलब लोअर पे जो है आपके वहाँ पे 12 है। ठीक है, 12 रोटरी जॉइंट है और 10 लिंक्स है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3L-1 - 2J - H, जहाँ पे H आपके लोअर पेयर है, जहाँ पे इसकी वैल्यू 12 दिया हुआ है आपको, L आपके नंबर ऑफ लिंक्स है, इसकी वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 3N-1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 0 इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कपलन टरबाइन इज एग्जाम्पल। आप तक सभी को याद हो गया होगा कि कौन सी हाई हेड टरबाइन है, कौन सी मीडियम हेड टरबाइन है और कौन सी लो हेड टरबाइन है। तो जो आपकी कपलन टरबाइन होती है, कपलन टरबाइन का एग्जांपल क्या है, कपलन, पहली बात कपलन टरबाइन आपकी लो हेड टरबाइन होती है, ये आप सभी को याद रखना है, और एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। ठीक है, तो कपलन टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ लो हेड टरबाइन एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही, लो हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन बोलता है द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारा सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर की रीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या इक्विवेलेंट टेम्परेचर रीडिंग का होगा। तो आपको मैंने बताया था, कई बार बताया, अगर सेल्सियस की बात करें तो हम 0 से 100 चलते हैं, और अगर हम इसकी फ़ारेनहाइट की बात करें तो हम 32 से 212 चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एफ मान लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो सी माइनस जीरो, यहाँ पे 100 - 0, 100 - 0 इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, सी बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो आपको बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आपको सी की वैल्यू दी हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सी यहाँ पे रखेंगे और आपको एफ यहाँ मिल जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 140 फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो आपसे यहाँ पे हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइड बाई एम। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें हम, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो आपको ये आर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। टेम्परेचर हम लेते हैं 273 केल्विन। एम की वैल्यू यहाँ पे होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो केजी पर मोल, और आपको यहाँ पे फॉर्मूले में रख देना है √3। आर की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर देनी है, टी की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर देनी है, एम की वैल्यू आपको इसको पुट कर देना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1845.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको टी वाला सही मिलेगा, 1839 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, √3RT डिवाइड बाई एम। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। तो आप सभी को मालूम है टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर लिक्विड है हमारा तो लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमारा कोई गैस है तो गैस के केस में हमारी गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है। पूछ रहा है कि लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है किस वजह से, डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्स, इंक्रीज इन कोहेसिव फोर्स, डिक्रीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो आपको याद रखना है इस केस में आपका जो रीजन होता है वो आपका होता है कोहेसिव फोर्स में डिक्रीमेंट होना, मतलब डिक्रीज होना। तो जब कोहेसिव फोर्स में डिक्रीज हो जाता है इसीलिए हमारा लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है। ठीक है, और गैस के केस में आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाता है, इसीलिए आपकी गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। हमारे किसी बॉडी में जो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होता है वो किस वजह से होता है।
वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन ए मेंबर, वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन या नन ऑफ दिस। तो फिर आपको याद रखना है जो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है उसका मेन रीजन होता है आपका एब्रप्ट चेंज इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वर्क पीस ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर इज टू बी मशीन एट कटिंग स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आरपीएम ऑफ, तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे आरपीएम पूछ रहा है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना 100 का डायमीटर दिया हुआ है। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 100 मीटर पर मिनट। तो आपसे जो है क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे आरपीएम की बात कर रहा है। आपसे यहाँ पे आरपीएम मतलब एन निकालने की बात कर रहा है। इसका कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाई 1000, ये आपका होता है मीटर पर मिनट में। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 100, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 318.47 आरपीएम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा 318। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है टूल सिग्नेचर कंप्राइजेज ऑफ हाउ एलिमेंट। फ्रेंड टूल सिग्नेचर मैंने आपको ट्रिक बताया था RRC, तो यहाँ पे हो गया नोज रेडियस। तो आप सभी को जब तक याद होगा तो आर मतलब आपका होता है रेक एंगल, या आपका होता है रिलीफ एंगल, या आपका होता है कटिंग एज एंगल। तो इसमें दो रेक एंगल होते हैं, बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल। इसमें दो रिलीफ एंगल होते हैं, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। और इसमें दो कटिंग एज एंगल होते हैं, इंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। तो यहाँ पे दो प्लस दो चार, दो छः, सात, तो टोटल जो है आपके 7 एलिमेंट होते हैं टूल सिग्नेचर में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 7। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक सिंगल पॉइंट कटिंग। फ्रेंड मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे पूरे 2-3 सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आई होप आपने सभी देखा होगा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए तो आपसे क्या पूछता है इसमें, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक, फेस एंड फ्लैंक के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, टेक एंगल, लिप एंगल, रेंस एंगल या पॉइंट एंगल। फ्रेंड्स फेस एंड फ्लैंक के बीच के एंगल को हम बोलते हैं लीप एंगल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कहीं भी डाउट है, आप मेरा सेपरेट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है द हीट जनरेटेड इन मेटल कटिंग इज डिसिपेटेड इन डिफरेंस प्रोपोर्शंस इनटू एनवायरनमेंट टूल चिप्स एंड। मतलब जो हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर जो हीट जनरेट होती है वो 4 जगह डिसिपेट होती है, इन्वायरमेंट, टूल, चिप और वर्क पीस में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हीट डिसिपेट होती है और सबसे कम कहाँ पे हीट डिसिपेट होती है। सब फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो आपकी हीट होती है वो आपकी चिप में होती है और सबसे कम आपकी जो इन्वायरमेंट में होती है। यहाँ पे वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, चिप में सबसे ज़्यादा, उसके बाद टूल में, उसके बाद वर्क में और उसके बाद आपका एनवायरनमेंट में। यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बोलता है इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन टेलर्स एक्सपोनेंट इज 0.25। ठीक है, आपको एन की वैल्यू दिया हुआ है 0.25। ठीक, बोलता है इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ देन द टूल लाइफ विल बिकम। अगर कटिंग स्पीड को हाफ कर देंगे तो टूल लाइफ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है V1 T1 और एन इक्वल टू V2 T2 पावर एन इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको V डालना है, T1 आपको दिया हुआ है 0.25, P/2 आपको हाफ हो गया है और T2 आपको कितना दिया हुआ है, T2 आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है V और V/2 और सेकंड में हाफ हो गया। ठीक है, आप टूल की लाइफ मतलब T2 की वैल्यू पूछा कितना हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T2/T1 इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 टाइम्स ऑफ T1। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100 mm एंड हाइट 50 mm is forged between two frictionless flat dies of height 25 mm. The percentage change in diameter। आपसे यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम इनिशियल स्टेज में क्या था और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइनल स्टेज में क्या था। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइनल, इसकी हम बात करते हैं तो पाई/4 कैपिटल डी स्क्वायर एच इक्वल टू पाई/4 स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे स्मॉल डी निकाल लेंगे पहले तो हम। तो यहाँ पे आपको 5/4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 50 आपको दिया हुआ है, और आपको स्मॉल डी निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपिटल डी आपको दिया हुआ 100, कैपिटल एच आपको दिया हुआ 50, और स्मॉल एच आपको दिया हुआ 25। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगी आपको 141.4। तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिल गई। अब आपको यहाँ परसेंटेज चेंज निकालना है, तो क्या होता है स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी इक्वल टू 100 इक्वल टू 141.4 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको कितना मिलेगा 41.4%। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा 41.4%। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए कटर विच इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्क, मतलब जिस डायरेक्शन में वर्क पीस ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग कटर भी ट्रेवल कर रहा है। इस मिलिंग को हम कौन सी मिलिंग बोलते हैं, अप मिलिंग, बेस मिलिंग, डाउन मिलिंग या इंड मिलिंग। बट इस मिलिंग को हम बोलते हैं डाउन मिलिंग। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग, इसको हम बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग भी इसी का नाम होता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे रोटेशन उल्टा हो जाता तो इसका एक नाम हो जाता अप मिलिंग, तो उसको जो है अप मिलिंग हम बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है ए 4 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैज सिलेंडर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ 7 सेंटीमीटर, क्लियरेंस वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब, द इंजन कैपेसिटी सीसी में आपसे इंजन कैपेसिटी पूछ रहा है। तो आपको डायमीटर दिया हो कितना, आपको डायमीटर दिया हो 4 सेंटीमीटर, आपको एल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आपको बीसी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको इंजन की कैपेसिटी निकालनी है सीसी में, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, अब देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये आपको सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। और आपसे जो है 4 स्ट्रोक इसमें सिलेंडर है, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल, आपको यहाँ पे ये निकल गया और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू पाई/4 डी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पे आपको निकलेगा 351.85। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला से जाएगा 352। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4। तो आपको आरसी की वैल्यू दे दिया है 4 और एन की वैल्यू आपको दे दिया है 1.5। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एफिशिएंसी फॉर्मूला निकालना है 1/1 अपॉन आर सी की पावर गामा-1 1/1 अपॉन आर सी आपको दिया हुआ है 1 पॉइंट, आर सी आपको दिया हुआ है 4, गामा आपको दिया 1.5 -1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50%। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा 50%। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ब्लेड्स आर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, जब हमारे ब्लेड जो है बैकवर्ड में बेंड किए होते हैं। तो ये सबसे इजी और सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आपका को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको सीधा सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा और आपको याद रहेगा कि बैकवर्ड बेंड हमारे जब ब्लेड होते हैं तब वहाँ पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोलता है द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज यूजुअली कैप्ट डैश फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो हर एक टाइप ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में हम डिग्री ऑफ रिएक्शन हाफ रखते हैं, मतलब 0.5 रखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको कि डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इसका रेशियो या इसको हम बोलते हैं रिएक्शन रेशियो। तो ये आपका रेशियो होता है स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द रोटर टू द स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द स्टेज, मतलब स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द रोटर डिवाइड बाई स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द स्टेज, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेशियो। हम बात करते हैं इसका एक और डेफिनेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ स्टैटिक इंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर टू द स्टैटिक इंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। ठीक है, तो आपकी दो डेफिनेशन होती है, ये आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स की डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, फ्रेंड इसका इसका हेल्प हम करते हैं ब्लेड की डिजाइनिंग के लिए टरबाइंस के। ये हमको किसी मशीन की इफिशियंसी भी हमको ये बताता है, और हमको मशीन की सिलेक्शन करने के लिए भी हम डिग्री ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है द क्रिटिकल प्रेशर एट विच द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जीरो। ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है कि 225.65 केजी ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने प्रेशर पे आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आपका जीरो होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से।
अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ प्रिपरेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ प्रिपरेशन की वैल्यू क्या होती है, ये फ्रेंड्स आपकी होती है 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0। ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मतलब इसमें से कौन सा मेथड है इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है तीनों मोड से होता है, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे वो रेडिएशन हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉयलर फर्नेस, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन कंडेंसर या नन। फ्रेंड आपका जो बॉयलर का फर्नेस होता है वहाँ पर तीनों मोड्स में आपका हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो इज गवर्न्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द। मतलब जो आपका फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है उसमें आपका जो लैमिनर से टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें उसको हम किस नंबर की हेल्प से गवर्न करते हैं, रिनॉल्ड नंबर, ग्राशॉफ नंबर, रिनॉल्ड नंबर या ग्राशॉफ नंबर, या प्रेंटल नंबर और ग्राशॉफ नंबर। तो आपको ध्यान रखना है फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में हम प्रेंटल नंबर और ग्राशॉफ नंबर की हेल्प से गवर्न करते हैं। अगर हम बात करें कि आपका प्रेंटल नंबर क्या होता है और ये नंबर क्या होता है, तो आपका प्रेंटल नंबर जो होता है एक डायमेंशनलेस रेशियो होता है बिटवीन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी के रेशियो को हम बोलते हैं प्रेंटल नंबर। अगर हम बात करते हैं इसका जो आपको अल्फा दिया हुआ थर्मल डिफ्यूजिविटी जो आपको दिया हुआ अल्फा, अल्फा जो आपका रेशियो होता है के डिवाइड बाई रो इंटू सी पी, ये इसका रेशियो होता है। हम बात करते हैं ग्राशॉफ नंबर की, तो ग्राशॉफ नंबर जो आपका रेशियो होता है बिटवीन द बायनेंसी फोर्स एंड द विस्कस फोर्स इन द फ्लूइड। तो आपको प्रेंटल नंबर और ग्राशॉफ नंबर आपको ये दो नंबर याद रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द पंप वुड डिलीवर। तो फ्रेंड जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है एन अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक स्पीड आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की होती है वो किस स्पीड पे हम डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपकी होती है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है द क्रिपलिंग लोड फॉर बोथ इन फिक्स लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाई। मतलब आपका ये दोनों एंड फिक्स कर दिया है, दोनों एंड आपको फिक्स कर दिया और आपसे बोलता है क्रिपलिंग लोड क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला से हो जाएगा। क्रिपलिंग लोड मतलब 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका जब हमारा दोनों बोथ एंड हमारा फिक्स होता है। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में हर एक को एक्सप्लेन किया हुआ है, जब आपका एंड फ्री होता है तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन बोलता है यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। मतलब हम किस मोल्डिंग मशीन से हमको यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस मिलती है, डायफ्राम मोल्डिंग, ट्रिपल प्लेट, सैंड स्लिंगर या स्क्वीजिंग। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डायफ्राम मोल्डिंग। तो हमको डायफ्राम मोल्डिंग मशीन से थ्रू आउट हमको यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तो अगला क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग। शेल मोल्डिंग का आपका मेन एडवांटेज क्या है, सिमेट्रिक पैटर्न यूज होता है, मोल्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, थिन सेक्शन को हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, या हाई प्रोडक्शन रेट पॉसिबल होता है। ध्यान रखिएगा सेल मोल्डिंग में आपका जो है थिन सेक्शंस को हम जो है इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। फ्रीमिंग कौन सा ऑपरेशन होता है, इनलार्जिंग द एंड ऑफ द होल सिलेंड्रिकली, कोन शेप इनलार्जमेंट ऑफ एंड ऑफ द होल, स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सर्फेस अराउंड ए होल, या साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। मैंने आपको ध्यान रखना जो आपका फ्रीमिंग ऑपरेशन होता है इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। जो हमारा जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर या प्रेशर। तो फिर आपका जीरोथ लॉ जो है आपका टेम्परेचर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन बोलता है द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर, स्लैग या फ्लक्स। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें से कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, लेजर, मिग, टिग या आयन बीम। तो आप सभी को याद होगा टिग वेल्डिंग में हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जो हमारा नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कार, मतलब आपके पास सैंड मोल्डिंग में जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए ये आपका होता है मोल्डिंग बोर्ड, ये बीच में जब भी ये आपका एक दो तीन पार्ट में होता है तो मोल्डिंग बोर्ड ये हो गया। ये आपका होता है कोप, ये आपका होता है ड्रैग। ठीक है, ये आपका होता है कोप और ये आपका होता है ड्रैग। ये आपका होता है चीक, जब बीच में इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं चीक। तो आपसे बोल रहा है बॉटम मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ड्रैग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन ए पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोल्डिंग मशीन, इस पर्पज के लिए हम किस मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जोल्ड, सैंड स्लिंगर, स्क्वीजिंग या स्टेपर प्लेटर। फ्रेंड इस केस में हम स्क्वीजिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्क्वीजिंग मशीन। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मास डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय, डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे आसान है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन बोलता है, द राइज और फॉल ऑफ ए हेड एच इन कैपिलरी ट्यूब of diameter d and liquid surface tension sigma and specific weight is equal to, तो बोलता है कि आपका कैपिलरी ट्यूब में जो आपका एच है, जो आपका राइज और फॉल होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला सीधे आपको याद रखना है, आपका होता है 4 सिग्मा बाई टी, ये आपका होता है एच का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए 4 सिग्मा बाई रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोलता है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू, फ्रेंड आपको फॉर्मूला याद रखना है गेज प्रेशर का क्या होता है, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। क्या है, तो पी गेज क्या हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन नंबर बी आप देखिए क्या है, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विद साइड इन लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ एच, द डेप्थ प्रेशर, कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर लेमिना में आपका जो हम लिक्विड की अंदर अपनी बॉडी को इमर्स करते हैं तो वहाँ पे डेप्थ ऑफ प्रेशर क्या होती है, तो आपकी होती है 2h/3। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2h/3। फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्रॉपर करा दिया है। उसके बाद मैं आपको पार्ट 4 अपलोड कर दूँ जिसमें हम कुछ नॉन टेक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये 150 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में कुछ हेल्प करेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेंड हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।